गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के तहत प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को योजना व्यय कहते हैं। सामान्यतः सरकारें अपने कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करती है, जैसे शिक्षा संबंधी योजना, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, बुनियादी संरचना का विकास इत्यादि। इन योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। योजना व्यय उत्पादक प्रकृति के होते हैं, अतः इन व्ययों के तेजी से बढ़ने की स्थिति में अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। वित्त वर्ष 1987-88 से भारतीय लोक वित्त के साहित्य में परिवर्तन लाया गया, जब विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक व्यय को योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय कहा जाने लगा। और इस बदलाव का सुझाव जो सुखमय चक्रवर्ती समिति है उसने दिया था। इस दौरान सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने सितंबर 2011 में सिफारिश की कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय को पूंजी और राजस्व व्यय के रूप में पुनर्भाषित किया जाए, क्योंकि पहले नतीजे से जोड़ने में क्योंकि देखिए, पहले वाले नाम अंतर को धुंधला कर देते हैं और इसमें व्यय को नतीजों से जोड़ने में सुविधा मिलेगी और सरकारी खर्च बेहतर हो सकेगा। समिति की जो मुख्य सिफारिशें थी वो ये थी कि बजट में योजनागत और गैर योजनागत का अंतर न सरकारी खर्च के विकासात्मक और गैर विकासात्मक आयाम का संतोषजनक अंतर उपलब्ध करवाता है और न ही उचित बजटीय संरचना, इसलिए यह शिथिल हो गया है। दूसरी बात है, योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन और वित्त मंत्रालय की भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने की सिफारिश की गई। इसके अनुसार योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सालाना बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय के पास होना चाहिए। योजना आयोग को राज्य की सालाना योजना की अनुमति देने के प्रयोग से अलग कर देना चाहिए। यह कोई रणनीति बना सकता है और या राज्यों के प्रतिनिधि के साथ बैठ के कर सकता है। सार्वजनिक व्यय को पूंजी और राजस्व दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन वाला नजरिया होना चाहिए जो मापने योग्य नतीजों पर आधारित हो। यह संकेत है कि इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के पास होनी चाहिए। अब देखिए, अगर स्थिति का विश्लेषण करें, हालांकि बजट से आगे देखने की जरूरत को काफी स्वीकार किया गया है, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो पंचवर्षीय योजना को के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की कुशलता और औचित्य पर सवाल उठाते हैं। व्यय का योजनागत और गैर योजनागत के बीच बंटवारा कृत्रिम है और समस्याएं पैदा करता है। जैसे योजनागत व्यय को प्राथमिकता दिए जाने का चलन है, खासतौर पर जब वित्तीय मजबूती के लिए समय समय पर खर्चों में कमी की जा रही हो। गैर योजनागत खर्चों में कमी कर दी जाती है, भले ही यह आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हो। उदाहरण जैसे अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, बांध जैसी परिसंपत्तियों की देखरेख आदि जो बजट के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन इनके देखरेख को गैर योजनागत व्यय माना जाता है। फिर योजनाओं की समीक्षा और उन्हें लागू करना वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय की सीधी जिम्मेदारी वाला दूसरा क्षेत्र है। वित्त मंत्री ने खुद 2005-06 के बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने का वायदा किया था कि कार्यक्रम और योजनाएं एक योजना काल से दूसरे तक स्वतंत्र और गहरे मूल्यांकन के बिना नहीं चलने दिए जाएंगे। योजना आयोग जो योजना आवंटन के केंद्र बिंदु के रूप में काम कर रहा है, इस मामले में वित्त मंत्री की भूमिका को हल्का कर देता है। उत्पादन और नतीजा आधारित बजट बनाना केंद्र सरकार ने 2005-06 में शुरू किया था। गैर योजनागत व्यय इसकी परिधि से बाहर ही रहा। उदाहरण के लिए, स्कूल और अस्पताल चलाने पर किए गए खर्च के नतीजे का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह एक बार फिर योजनागत और गैर योजनागत खर्चों में
कृत्रिम विभाजन का नतीजा है। यह वर्गीकरण संपूर्ण बजट प्रक्रिया, निर्माण एवं कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। इस विसंगति को देखते हुए सरकार ने राजकोषीय वर्ष 2017-18 समय से ही जो है योजना और गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को राजस्व और पूंजी के वर्गीकरण में हस्तांतरित कर दिया। अब हम राजस्व जो व्यय है उसकी संरचना समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजस्व व्यय की निम्नलिखित जो है प्रमुख मदें हैं। राजस्व व्यय को बजट में गैर विकासात्मक व्यय तथा विकास व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। गैर विकासात्मक व्यय की प्रमुख मदें जो हैं वो है सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, सरकारी सब्सिडी, ब्याज अदायगी, सरकारी अनुदान। सरकारी सेवाओं पर जो होने वाला व्यय है उसका देखिए, सरकार के व्यय का मुख्य कारण समाज कल्याण में वृद्धि लाना है। समाज कल्याण हेतु सरकार कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। प्रतिरक्षा व्यय के तहत जो व्यय सेना के 3 अंगों के कर्मचारी तथा उनकी जरूरतों पर होता है, उससे प्रतिरक्षा सेवाओं पर होने वाला व्यय जो है व्यय में शामिल कर लिया जाता है। फिर प्रशासनिक सेवाओं में राष्ट्र के संपूर्ण आंतरिक प्रशासन में होने वाला व्यय शामिल है। इन सेवाओं में न्यायालय, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, विदेशी राजनयिक मसलों, राजदूतों आदि सेवाओं पर होने वाला व्यय शामिल है। आर्थिक सेवाओं में होने वाला व्यय में उन सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल करते हैं जो किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराए, या जैसे सिंचाई सुविधाएं, विदेशी व्यापार प्रोत्साहन सेवाएं, परिवहन तथा संचार सेवाएं, खाद्यान्न कराने की योजनाएं आदि। सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं से आशय उन सेवाओं से है जो किसी भी प्रकार से सामाजिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो, जो जीवन स्तर में सुधार करती हो, यथा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, खेल कूद, युवा तथा महिला विकास, सूचना तथा प्रसारण, सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम पर होने वाला व्यय। फिर ब्याज अदायगी, चालू खातों में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी का है। उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगी को शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो, विदेशी, निजी, संस्थागत हो। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्व व्यय खाते में ब्याज अदायगी ही सबसे बड़ा व्यय का मद है। फिर है अनुदान। केंद्र सरकार राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यम की इकाइयों तथा अन्य संस्थाओं को विभिन्न कारणों से समय समय पर अनुदान देती है। अकाल, सूखा राहत, भूकंप, बाढ़ तथा अन्य असामान्य परिस्थितियों में भी अनुदान दिए जाते हैं। कभी कभी सरकार विदेशों को भी अनुदान देती है। सब्सिडी फिर है केंद्र सरकार जो है निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन प्रोत्साहन तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न की उचित मात्रा उचित मूल्य पर या निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मात्रा से सब्सिडी प्रदान करती है। जहां तक राजस्व व्यय में विकासात्मक व्यय का प्रश्न है, इसमें निम्न जो मदों पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करते हैं, जैसे सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, शिक्षा, कला, संस्कृति, वैज्ञानिक सेवाएं, अनुसंधान, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवार कल्याण, आवास, नगर विकास, प्रसारण, श्रम, रोजगार, सूचना और प्रचार। फिर है सामान्य आर्थिक सेवाएं, विभिन्न विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, सहकारिता आदि। फिर कृषि और सहायक सेवाएं जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, खाद्य भंडारण, भंडारागार, ग्रामीण विकास आदि। फिर है उद्योग और खनिज, फिर है रासायनिक उर्वरक सब्सिडी, फिर है विद्युत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विद्युत परियोजनाएं, मध्यम और अल्प सिंचाई, वृहद सिंचाई परियोजनाएं इसमें आती हैं। फिर परिवहन और संचार जैसे सड़क, पुल, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, लाइट हाउस, जहाजरानी आदि इसमें आते हैं। फिर लोक निर्माण, फिर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को अनुदान, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण रोजगार आयोजनागत अनुदान, पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जनजातियों को विशेष केंद्रीय सहायता और विशेष जो विविध अनुदान इसमें आते हैं। फिर राज्यों का सांविधिक अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के फर्स्ट के तहत जो है रेलगाड़ी भाड़े पर करके बदले। तो ये सब जो है कंपोनेंट्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं ये पूंजी व्यय क्या है और इसकी कंपोनेंट्स क्या है। वैसे सभी क्षेत्र देखिए जिन्हें सरकार से पूंजी उपचय एक्रूअल्स जिसमें शामिल होते हैं, जो सरकार को भविष्य निधि, लघु बचत योजना, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि से प्राप्त होते हैं, वैसे सभी क्षेत्र जिन्हें सरकार से पूंजी प्राप्त होती है पूंजी व्यय का भाग होते हैं। भारत में इसमें जो है शामिल हैं, सबसे पहला है सरकार द्वारा वितरित ऋण, लोन डिस्पर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें सरकार द्वारा दिए गए आंतरिक ऋण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इत्यादि को तथा बाह्य ऋण अन्य देश विदेशी बैंक इत्यादि शामिल हैं। फिर सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए ऋणों की अदायगी, इसमें सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक तथा बाह्य ऋण की अदायगी शामिल है। इन ऋणों पर दिए जाने वाला ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है तीसरा, सरकार का योजनागत व्यय। इसके अंतर्गत वे सभी व्यय आते हैं जिनका उपयोग केंद्र सरकार योजनागत विकास तथा राज्यों के योजनागत विकास को समर्थन देने के लिए करती है। फिर सरकार द्वारा रक्षा पर किया जाने वाला पूंजी व्यय, इसमें वे सभी पूंजी खर्च शामिल हैं जो सरकार सेना के लिए करती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि देखिए कि रक्षा व्यय एक गैर योजनागत व्यय है जिसमें पूंजी तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं। फिर सामान्य सेवाओं के लिए सामान्य सेवाएं जैसे रेलवे, डाक विभाग, जलापूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विस्तार इत्यादि के लिए भी पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है। फिर सरकार की अन्य अभिदेयताएं हैं जैसे पेंशन का भुगतान, लघु बचत योजनाओं की अदायगी तथा भविष्य निधि के भुगतान के लिए भी पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है। फिर सरकार की अन्य देनदारियां, अदर जो है लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें मूलतः इसके अंतर्गत अन्य प्राप्तियों के पद पर सरकार की सभी पुनर्भुगतान देनदारियां अथवा दायित्व आते हैं। देनदारियों का स्तर इस तथ्य पर निर्भर होता है कि सरकार द्वारा विगत में कितनी प्राप्तियां हासिल की गई हैं, किस साल में कितना भुगतान दायित्व। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विगत में किस वर्ष सरकार के पास कितनी परिपक्वता अवधि की प्राप्तियां उपलब्ध हुई। उदाहरण के लिए भविष्य निधि देनदारी ऐसी देनदारियों का हिस्सा आजादी के बाद के 3 दशकों तक नहीं रही थी, लेकिन जब सरकारी कार्यकारी सेवानिवृत्ति होने लगे यह देनदारी लगातार बढ़ती चली गई और बाद में विशेषकर 1960 एवं 1970 के दशक में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार हुआ और इनमें अत्यधिक रोजगार सृजित हुए और हम 1990 के दशक में जीएफ देनदारियों की भारी मात्रा में जो है बढ़ता देखते हैं। इस दबाव का मुकाबला करने के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज में कटौती का रास्ता अपनाया था या फिर जैसा कि अभी इस आधार अर्थव्यवस्था के ऊपर छोड़ देने का प्रयास करती दिख रही है। यह हाल पेंशन का हुआ है और इसके लिए हम एक बाजार आधारित प्रणाली अपनाने में सफल हुए हैं, जबकि पेंशन सुधार की चुनौती सामने आई और इसके साथ इस क्षेत्र के लिए पेंशन नियामक प्राधिकार भी अस्तित्व में आया।